आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। और यूक्लिड के द्वारा बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योमेट्री में। हम बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में भी इनका बड़ा योगदान रहा है, जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में कि नंबर सिस्टम में भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और उनका जो लेमा था, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको देख लीजिए, बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे A इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन वी। ये एक स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख लीजिए, हम 98 को डिवाइड करते हैं विद 9, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, ये कितने बार जाएगा, 1 कितना हुआ या शून्य जाएगा, नहीं यहाँ 0 आएगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या है, क्वोशिएंट आया 10, रिमाइंडर आया 8 और 9 है इसका डिवीज़र और 98 है डिवाइडेंड, जो जनरली हम सेकंड क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आते हैं। इसी प्रकार से हम डिवाइड करते हैं 67 को विद 9, तो कितने बार जाएगा, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, कितना 63, और ये कितने बचेंगे 4। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप 4, यहाँ जो देख रहे हैं 8, ये क्या है, रिमाइंडर है। हम सभी जानते हैं ये होता है डिवीज़र, डिवाइडेंट, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। किसी भी नंबर पर जब हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो ये पहले से ही जानते हैं कि इसमें ये वाला टर्म डिवीज़र है, ये डिवाइडेंड है और ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। किसी भी नंबर के लिए जब हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो वो इस फॉर्म का होता है, a इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, वेयर वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन 0 एंड v। अब ये 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, यानी जब कोई नंबर पूरी तरीके से कट जाती है, किसी से डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर रिमाइंडर बचता है 0, तो 0 आएगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से नंबर नहीं कटेगी तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू इस डिवीज़र से कम होगी, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे कम ही होगी। तो यहाँ पर आप क्लियर करके देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को हमने 9 से डिवाइड किया है, 98 को 10 आया इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया 8। तो इस वाले केस में हम इसके साथ इक्वेट करते हैं। यहाँ पर a नंबर क्या है, a इज इक्वल्स टू 98, b इज इक्वल्स टू 9, तो q क्या निकल के आया है, क्वोशिएंट यहाँ पर 10 और r इज इक्वल्स टू 8। यहाँ इसको कंपेयर करिएगा, r की वैल्यू जो लाई कर रही है 8, 0 और v के बीच में। देखिए 0 तो 0 से बड़ी है, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती। r की वैल्यू 0 हो सकती है अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो यहाँ r की वैल्यू 0 नहीं है, 8 है। लेकिन ये 9 से तो छोटी है ना, तो b से छोटी है। b क्या है यहाँ पर, डिवीज़र है, तो डिवीज़र से रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले केस में देख लो, a इक्वल्स टू कितना 67 है और यहाँ पर b इक्वल्स टू 9 है, q इक्वल टू कितना 7 है और r इक्वल टू 4 है। तो ये देखिए 4 की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, 4 की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई कर रही है, 0 से बड़ी है। तो हमने यहाँ एक सिंबल लिखा है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, यानी r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 बट लेस देन b मतलब क्वोशिएंट से कम होगी। तो इस एग्जाम्पल में भी ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, छोटी सी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लें 55 डिवाइड बाई 11।
अगर हम 11 से 55 को डिवाइड करते हैं तो सभी जानते कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। रिमाइंडर 0 आएगा इस केस में। तो इसको ध्यान से देखें, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 55, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है और आर की वैल्यू है 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। तभी जो इनइक्वालिटी है इसमें 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। तो ये जो इनइक्वालिटी है होल्ड कर रही है किसके लिए, इस वाले के लिए भी है, इन दोनों के लिए भी है। यानी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हो, जैसे ये 2 हैं, या फिर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसा कि ये केस है। इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको समझ पाए होंगे, इस स्टेटमेंट को a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो यूक्लिड ने ये लेमा दिया, लेमा क्या होता है, ये प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं पहले से ही, और इनका यूज अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम एक सीरीज के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, एक सीक्वेंस बना के, और जो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो उसी प्रोसीजर के थ्रू जब हम लेमा का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं तो उसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक एल्गोरिथम बन जाती है जहाँ लेमा का यूज़ करते हुए, तो वो उसे कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब इस लेमा के बारे में और अच्छे से समझेंगे, हम इसको डेराइव भी करेंगे, इसको सिद्ध भी करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये लेमा है कितना वैलिड है यहाँ की। हालांकि ये पूरी तरीके से वैलिड है, प्रूवन स्टेटमेंट है, लेमा पहले से ही प्रूव्ड होते हैं और इन्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनका यूज ही दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है, पहले से ही ऑलरेडी ये प्रूव होते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा में ये अलग अलग टर्म ए बी क्यू आर क्या है। तो इसको मिटा के हम इसको लिखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए इसको पहले मिटाल देते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ए जो होता है बड़ा नंबर है, इसे डिवाइडेंड कहते हैं। ये क्या है, डिवाइडेंड है। बी क्या है, ये डिवीज़र है। क्यू क्या है, क्वोशिएंट है। आर क्या है, रिमाइंडर है। तो जब भी हम किसी, जैसे इस तरीके से देखो, ए है यहाँ पर, यहाँ क्या ए है, बी से डिवाइड किया गया, यहाँ क्यू आएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर आर। समझो बात को, जब भी हम इस तरीके से किसी चीज़ को, यानी जब ए में बी से डिवाइड करते हैं, यानी ए को बी से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, डिवीज़न करते हैं ए का बी से, तो क्यू टाइम्स जाता है और आर रिमाइंडर बचता है। तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये किसके लिए दिया है, इन्होंने, यूक्लिड ने ये दिया था फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी जानते होंगे कि z प्लस क्या होता है, यानी 0 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर्स, वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो 0 से ऊपर कितना आ गया, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इनफाइनाइट तक, ये जो नंबर्स हैं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर। नेचुरल नंबर भी हम इनको कह सकते हैं। यहाँ से शुरू कर दो, 0 से होल नंबर हो गए। ये तो नंबर सिस्टम में हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
तो यूक्लिड ने ये जो पोस्टुलेट दिया, जो लेमा दिया, तो वो दिया था पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर हम लिख सकते हैं इसे किसी भी इंटीजर के लिए, नेगेटिव के लिए भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, मान लो कोई नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ से समझो, इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव का जब भी हम डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। डिवीजन करने में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। इनमें से कोई एक नंबर जब नेगेटिव होगा तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो मान लेते हैं बड़ा नंबर जनरली हम नेगेटिव ले लेते हैं जब भी एक नेगेटिव करते हैं, तो जिसमें हम डिवीजन कर रहे होते हैं। तो मान लेते हैं हम ए को यहाँ से समझ लीजिए, हम ने ये कंसीडर किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब ये नेगेटिव नंबर के लिए कब वैलिड होगा, उसके लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसका हम स्वरूप, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन मॉड ऑफ b। अब यहाँ से समझ लीजिए, हमने b पर मॉडुलस लगा दिया है, मॉड होने पर इसकी वैल्यू हमेशा कैसी निकलेगी, पॉजिटिव। अब ये सब नंबर के लिए वैलिड है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव, यानी ये लेमा हर एक के लिए वैलिड है। यूक्लिड ने इतना लिखा था फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैसे भी इंटीजर हो उनके लिए, क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हर एक के लिए वैलिड हो जाएगा इस टाइप से। ये तो रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको डिफाइन करके लिख लेते हैं, इसको समझें। जो किताबों में दिया होता है कुछ अलग अलग तरीक़ा से, वो हम इसको कैसे करके लिखते हैं वो भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। चलो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको डिफाइन करके लिखते हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, फॉर एनी टू, यहाँ पे लिख दें सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव के लिए लिया था। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B देयर एग्जिस्ट Q and R integers such that 0 पहले यहाँ पर लिख सकते A इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन वी। ये रहा यूक्लिड का स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की। एक प्रकार से जो हम डिवीजन करते आ रहे हैं वही है, उसको एक थ्योरम, एक लेमा के रूप में इसको यूक्लिड ने लिखा है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो आर की वैल्यू है वो हमेशा लाई करेगी 0 और बी के बीच में। बी मतलब क्वोशिएंट, जिससे नंबर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर ए सबसे बड़ा नंबर है, ए को बी से डिवाइड किया जा रहा है, तो बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू टाइम्स जाता है और रिमाइंडर आर को छोड़ता है। यानी जब बी से इसमें डिवीज़न किया जाता है तो उस ये
क्यू टाइम्स तो कट जाता है और उसके बाद रिमाइंडर बचता है आर, तो वो यहाँ पर प्लस करके लिख दिया। अगर कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आर इक्वल टू 0। अगर पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, वहाँ हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू वी क्यू, सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये हो जाएगी 0 ग्रेटर देन आर, 0 लेस देन आर लेस देन वी। यहाँ से इक्वलिटी वाला साइन हटा देंगे, क्योंकि ये तो हमने लगाया था उस सिचुएशन के लिए जहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है डिवाइड, यानी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, फुली डिवाइड है, तब ये क्या है, फुली डिवाइड। और ये नॉट डिवाइड। जब डिवाइड ही नहीं होगा फुल तो रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, रिमाइंडर 0 से बड़ा कब आएगा, अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी जो आपको दिख रही है, ये हमने बता दिया। और नहीं पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो हम इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे सही तरीका है ये जर्नल फॉर्म हर एक के लिए वैलिड है, चाहे पूरी तरीके से डिवाइड हो या ना हो। होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, लेकिन डिवीजर से छोटी होगी, इस चीज़ का ध्यान। और डिवीजर क्या होता है यहाँ पर, b, जिससे इसमें डिवाइड किया जा रहा है। a है जिसमें डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर है, और b के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है। q हो गया क्वोशिएंट, जितने टाइम डिवाइड हुआ, और उसके बाद भी जो बच गया है, अब डिवाइड और अधिक नहीं हो रहा है, तो वो हो गया रिमाइंडर r। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब किसी भी नंबर के लिए ये जो है a और b की, यानी अगर नंबर a और b फिक्स हैं, यानी इफ a एंड v आर फिक्स्ड, अगर a और v फिक्स्ड है देन q एंड r ऑल्सो फिक्स्ड। याद रखिए, अगर a और b की वैल्यू फिक्स है तो q और r की वैल्यू भी यूनिक ही होगी, फिक्स होगी, चेंज नहीं हो सकती। और इसी के थ्रू हम प्रूफ कर देंगे यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसकी यूनिकनेस को प्रूव कर देंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। ये लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसका यूज अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में कर सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इसी लेमा का यूज करते हुए। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, a और b अगर फिक्स हैं तो q और r भी फिक्स होंगे उस सिचुएशन में। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हमने ले लिया 41 डिवाइड किया 8 से, 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर निश्चित है नंबर क्या, a यहाँ पर कितना है, a इज इक्वल्स टू 41, b इज इक्वल्स टू 8। हमने a और b को फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए q कितना आएगा, कितने टाइम्स से आएगा, 5 टाइम्स से आएगा, और ये 40 और यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ q कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और r कितना आ रहा है, 1। ये भी फिक्स है। क्या कोई और वैल्यू आ सकती है q की 5 के अलावा? 5 ही आएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो q भी फिक्स है और r रिमाइंडर भी फिक्स है। कब? अगर ये b फिक्स है। अगर b की वैल्यू ही चेंज करते हैं, सोचिए हम यहाँ पर 8 की जगह पर 7 का यूज़ करें, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 41/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 41, b इक्वल टू 7। अब चेंज हो जाएगी, इस सिचुएशन में चेंज हो सकती क्या हो जाएगी। यहाँ से करो कितनी बार हो चेंज, 5 बार आया, यहाँ पर 35 आएगा,
और ये कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर A 41 है और B 7 है, तब Q कितना आया 5 और R आया 6। देखिए वैल्यू सेट चेंज हो गया पूरा। अगर A और B की वैल्यू फिक्स है तो Q और R की वैल्यू भी फिक्स होगी। अगर A और B की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो Q और R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर 5 5 आ रहा है, जरूरी नहीं है 5 5 ही आए, यहाँ आ गया इसमें तो बदल जाएगी। यहाँ से ये क्लियर होता है कि A और B अगर फिक्स हैं तो Q और R भी फिक्स होंगे। ये यूनिकनेस है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रूव करते हैं यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की यूनिकनेस को कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। चलिए इसको मिटालते हैं सबसे पहले और यूनिकनेस को प्रूव करते हैं। यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो यूनिकनेस मतलब ये यूनिक है। अब लेमा को लिखते हैं, क्या है A इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस R 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन V। तो ये किसके लिए है? ये जो स्टेटमेंट है R और V के लिए। यहां पर मान लीजिए क्या हमने लिया, गिवन है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू A एंड B। जब A एंड B की वैल्यू फिक्स है तो Q और R की वैल्यू भी फिक्स होगी, जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया। मानते हैं सपोज दैट यहाँ Q और R की वैल्यू फिक्स नहीं है और हम ये सिद्ध करते हैं लास्ट में कि वो फिक्स है, तो यूनिकनेस प्रूव हो जाएगा। सोचो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा सेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो सेट, दोनों सेट आपस में बराबर कर दिए जाएं, लास्ट में दिखा दिए जाएं, तो इससे यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ मान लिया गिवन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ A एंड V देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं Q एंड R। तो इसके A और B के लिए Q और R एग्जिस्ट वैल्यू कर रही, Q क्वेसेंट और R रिमाइंडर। इसी प्रकार मान लिया इसी तरीके से ऑल्सो फॉर A एंड B, A और B की गिवन वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1, दूसरी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, मान लिया सपोज दैट। और हम क्या प्रूव कर दें, यानी टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव Q इज इक्वल्स टू Q1 एंड R इज इक्वल्स टू R1। R की वैल्यू को R1 के बराबर प्रूव करना है, Q की वैल्यू को Q1 के बराबर प्रूव करना है। ये हमें ले आना है। जब हम ये ले आएंगे तो उससे यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्रूव करते हैं यूनिकनेस को। Q को Q1 के बराबर और R को R1 के बराबर प्रूव करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास लिखा है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R और इसकी वैल्यू लाई कर रही है 0 और V के।
तो हम इसको प्रूव करते हैं यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब मान लीजिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर किसके लिए दिया गया है, q एंड r, ये जो आपके पास इंटीजर दिख रहे हैं q एंड r, इसके लिए। इसी प्रकार से q1 एंड r1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो q1 r1 के लिए लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी q1 प्लस r1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ए के इक्वल है, इक्वेट कर सकते हैं वी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस q1 प्लस r1, दोनों को इक्वेट कर दो इसके साथ, ये इक्वेशन इसके साथ इक्वेट कर दी हमने। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इनको उधर भेज देते हैं, वी क्यू माइनस वी क्यू1 इज इक्वल टू r1 माइनस r, इसमें से b कॉमन आएगा, q माइनस q1 हो जाएगा इधर r1 माइनस r हो जाएगा। यहाँ से क्या दिख रहा है, q माइनस q1 इज इक्वल टू r1 माइनस r अपॉन b। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर यहाँ b से इसमें डिवाइड किया जाए, r1 माइनस r में अगर b से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरह से कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है, q माइनस q1 टाइम्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो b है b डिवाइड्स r1 माइनस r, यानी इस नंबर को b डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से। जब इस नंबर को b पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से सिद्ध होता है कि r1 इज इक्वल्स टू, यहाँ r1 माइनस r इक्वल टू 0। तो r1 बराबर r, ये वैल्यू निकल कर आती है। एक बार हम फिर से समझा देंगे इसको। देखिए q1 माइनस q, यहाँ से आप समझ लीजिए इक्वल टू क्या, r1 माइनस r अपॉन b। तो इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि b इसको डिवाइड कर रही है, तो इतने टाइम्स ये कट रहा है नंबर। तो हम लिख सकते हैं b डिवाइड्स r1 माइनस r। जब r1 माइनस r को b डिवाइड्स कर रहा है तो r1 माइनस r की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी, देखो, क्योंकि जो r और r1 की वैल्यू है वो b से छोटी है। देखिए r की वैल्यू क्या है, b से छोटी है, r1 की वैल्यू भी b से छोटी होगी, क्योंकि ये जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 0 और b के बीच में ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। अब यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये कंडीशन, जैसा कि हमने इसके लिए लिखा है इक्वेशन, यहाँ भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू r1 लेस देन b। तो r1 के लिए भी ये लिख लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि b से r की वैल्यू भी छोटी है, r1 की वैल्यू भी छोटी है। तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। यहाँ से इस इक्वेशन से क्या हो, ये मान लिया थर्ड इक्वेशन है। तो पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से क्या सिद्ध होता है कि r1 माइनस r 0 है। देखिए अब b से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। डिवाइड कब हो सकता है, या तो b के बराबर हो या b के मल्टीपल के रूप में हो। जब b के मल्टीपल के रूप में होगा कोई टर्म तभी तो डिवाइड हो सकता है, या फिर 0 हो। तो 0 से तो 0 को तो सभी डिवाइड करते हैं, तो ये या तो 0 हो, तो b के मल्टीपल के रूप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि b से बड़ा नहीं, b के बराबर भी नहीं, b से छोटा है। तो इनका डिफरेंस निश्चित ही कितना आएगा, डिफरेंस डेफिनेटली 0 आएगा। समझ गए ना। देखिए b जो है इनसे r की वैल्यू काफ़ी छोटी है, बीच में ही एग्जिस्ट कर रही 0 और b के बीच में, और b सिर्फ उन्हीं को डिवाइड कर सकता है जिनकी वैल्यू b के मल्टीपल के रूप में हो या b के गुणांक के रूप में।
समझ रहे हैं ना, b कम से कम b के बराबर तो होनी ही चाहिए, तो b के बराबर नहीं, छोटी है तो फिर 0 होगी। 0 को सभी नंबर डिवाइड करते तो वहाँ से आता है r1 माइनस r इक्वल टू 0, r1 इक्वल टू r। अब ये हमारे पास मिल गया फोर्थ समीकरण। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ तो सिद्ध हो गई, r1 बराबर r जो हमें प्रूव करना था वो तो यहाँ से प्रूव हो गया। अब हमें q इज इक्वल टू Q1 और प्रूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई y माइनस साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r1 इक्वल टू माइनस r। अब क्या करेंगे, एडिंग a ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ अगर हम a ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क है, अगर एक ही नंबर कर तो सेम नंबर ऐड की जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस r1 इक्वल टू a माइनस r। अब यहाँ ध्यान से देखो, a माइनस r क्या किसके बराबर आएगी, इस पहली इक्वेशन से देखो, अगर r को उधर भेजते तो a माइनस r इक्वल टू बी क्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, a माइनस r की जगह हम बी क्यू रख सकते हैं। इसको देखिए इक्वेशन को, a माइनस r1 बी क्यू वन के बराबर हो जाएगी, बी क्यू वन के, b से b कैंसिल, Q1 इक्वल टू Q2, ये भी प्रूफ हो गया। ये मान लो फिफ्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ Q एंड R फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ A एंड V। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन fourth and fifth, it is clear that there exist unique value of Q and R for fixed वैल्यू ऑफ A एंड V। तो यहाँ से यूनिकनेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूफ हो जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ सिंपल टर्म्स की, जैसे 2 है, 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो वो कौन से रिमाइंडर छोड़ेगा, इसको मिटालते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे 3 से हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना। अब जैसे कोई नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ वी डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर y2, तो वो किस फॉर्म का होगा, देन इट लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर्स कौन कौन से होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 और 1 रिमाइंडर छोड़ सकता है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2m के फॉर्म में या 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो 2m, m क्या मल्टीपल या यानी जो क्वोशिएंट आता है वो मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ m ले लिया, q की जगह पर हमने क्या ले लिया, m ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टी कुछ भी ले सकते हैं, q ले लें क्या दिक्कत है। तो इसी प्रकार से अगर हम डिवाइड करते हैं, भी डिवाइड इंटीजर किससे करते हैं, 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1 और 2, तो ये किस फॉर्म का होगा,
3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 इस फॉर्म का होगा। इसी प्रकार से अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 0 1 2 3। ये किस फॉर्म का होगा? 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3। इस तरीके से इस फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये जो मैंने बताया क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी बात की है यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझाया है, और इसका यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अपनाते हुए। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और सही से समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।